मैं अगर चाहूँ कुछ हो जाए। मैं अगर चाहूँ कुछ हो जाए। उसके पहले यह जरूरी है मेरे अंदर उसे पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। आइए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 27वां क्लास किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एएलपी के एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी डेली क्लासेस यहाँ होती हैं वह आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वृक्क यानी किडनी मनुष्यों में उत्सर्जन तथा पराशरण नियमन का अंग है। इनमें से किन दो पदार्थों का नियमन वृक्क द्वारा होता है? ऑप्शन ए CO2 एवं प्रोटीन, ऑप्शन बी जल एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल एवं लवण, ऑप्शन डी शुगर एवं लवण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ठीक है, देखिए, मनुष्य जो वृक्क जो होता है किडनी, ये मनुष्यों में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का अंग है। ठीक है, उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का अंग है। यह दो पदार्थों जल तथा लवण का नियमन वृक्क द्वारा होता है। किससे होता है? तो जल तथा लवण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मनुष्य प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख वृकाणु होते हैं, यानी नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में यानी किडनी में। और जो वृक्क होता है यहाँ से मूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तो मूत्र का जो रासायनिक संगठन है यह हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मूत्र में जल जो होता है यानी वाटर, वाटर कितना पाया जाता है? तो 95 से 96% क्या होता है मूत्र में? तो जल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है? तो यूरिया होता है। यूरिया कितना होता है? तो यूरिया 2% पाया जाता है मूत्र में। और तीसरा जो होता है वो होता है लवण यानी सॉल्ट। सॉल्ट कितना होता है? तो लवण जो होता है यह भी 2% के लगभग पाया जाता है, जो सोडियम क्लोराइड एवं यूरिक अम्ल है। ठीक है, और चौथा जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो होता है, ठीक है, ये जो पाया जाता है कितना परसेंट? तो ये 0.4% के लगभग में पाया जाता है। तो ये जो हो गए ये सारे मूत्र के रासायनिक संगठन हो गए। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि मूत्र में जो जल की मात्रा होती है वो कितना होता है? तो 95 से 96% पाया जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। इस पद्धति से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो देखिए, ये साइंस का न्यूमेरिकल आ गया। तो आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न साइंस न्यूमेरिकल का पूछा ही जाता है। इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए, जो गिवन डेट क्या है, लंबाई कितना दिया है? यहाँ पर L दे दिया है। ठीक है, तार का प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक है, और नई लंबाई जो है ये क्या दिया है? तो नई लंबाई जो है 9 गुनी है। ठीक है, 9 गुनी लंबाई। ठीक है, ये नई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, चलिए फाइंड करते हैं। पुराना को जैसे मान लीजिए हम लोग इसको R1 कर देते हैं। पुराना प्रतिरोध जो होता है ये होता है रो L बाई ए।
ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और नया प्रतिरोध है, इसका क्या हम लोग मानेंगे, तो नया प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। इसका भी होगा रो L1/A, ठीक है। ये इसका दोनों का पुराना और नया दोनों प्रतिरोध हम लोग यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। इसी को हम लोग इक्वल में कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए, रो इंटू 9L/A इक्वल टू रो रो L/A। तो इसको करेंगे तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे जब तो आ जाएगा 9R। इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 9R के बराबर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखा नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, पानी से भरे बीकर के अंदर अगर हम लोग नींबू रख रहे हैं तो ये अपने आकार से अपेक्षाकृत क्या बड़ा दिखाई देता है, तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश का अगर अपवर्तनांक पूछ ले तो म्यू म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के जो उदाहरण हो जाएंगे, जैसे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो आकाशीय पिंडों का बड़ा दिखना, जल में पड़े सिक्के या मछली का ऊपर उठा हुआ दिखना, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का पहले एवं देर तक दिखना। ये सब किसके उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। इतनी बात आप लोग को जाननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेंस पूछा है यहाँ पर, आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस पूछा है, ठीक है। तो जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था। तो क्या होता है, तो आवर्धन यानी अवतल लेंस का आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस इक्वल टू V/U, ठीक है। V क्या है यहाँ पर, तो V यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, और U जो हो जाएगा ये हो जाएगा वस्तु दूरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। मैग्निफिकेंस इक्वल टू V यानी क्या दिया है, V यानी प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे V के बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। U यानी वस्तु दूरी कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी गई वस्तु दूरी कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 30 लिख दिए। अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 1/3। ये किस में आएगा, तो प्लस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 1/3 प्लस में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग को पता था ये आवर्धन का फॉर्मूला मैग्निफिकेंस इक्वल टू क्या होता है, तो मैग्निफिकेंस इक्वल टू V/U यानी बस प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु की दूरी। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें आना, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो सुनामी होता है यह ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। यहाँ पर पूछा क्या है, परिणाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सुनामी जो है ये ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है, ठीक है। सुनामी एक क्या है, जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें।
ठीक है, जो समुद्र भूकंपीय लहरें को दर्शाती है। ठीक है, सुनामी क्या है? उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे होती है। इतनी बात आप लोग को पता होना चाहिए। और ओजोन परत के क्षरण का परिणाम क्या होगा? तो ये सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी यानी यूवी रे आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना और त्वचा कैंसर, ये सब होने लगता है किससे? ओजोन परत के क्षरण से। तो आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उद्योगों से निकले रासायनिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी अदग्ध शवों का विसर्जन, ऑप्शन सी अनौपचारिक सीवेज इसमें डाला जाना, ऑप्शन डी कपड़े धोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, गंगा नदी में जो कॉलीफॉर्म जीवाणु होते हैं, कौन से जीवाणु? तो कॉलीफॉर्म जो जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? तो देखिए, जल में ई कोलाई की अधिक मात्रा सीवेज प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, और मानव मलमूत्र और घरेलू उपयोग में लाए गए गंदे जल जब नदियों से मुक्त कर दिए जाते हैं तो ये नदियों के जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और जल के प्रदूषण होने पर जल में बीओडी, जल में क्या है? तो बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है जो जल को अत्यधिक प्रदूषित करता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन ए जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। देखिए, ये तो एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? गलत विशेषता को दर्शाता है, गलत को चुनना है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। ठीक है, ये गलत है। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये गलत है। द्विदिशीय नहीं होता है, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय नहीं होता है। ठीक है, तो जाइलम पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? तो जाइलम, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाना किसका काम है? तो फ्लोएम का काम है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन सी विद्युत चालन, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, डायनेमो में जो विद्युत धारा होती है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग कर उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है क्या? विद्युत धारा। ठीक है, किससे? तो डायनेमो में से। ठीक है, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और डायनेमो का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। डायनेमो किसके? तो दाएं हाथ के नियम पर आधारित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? तो यांत्रिक से किस में बदलता है? तो विद्युत में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है? विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, जस्ट इसका उल्टा करता है। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित परागम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसी को प्रवेश की अनुमति देती है। किसको प्रवेश की अनुमति देती है? ऑप्शन ए केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं, ऑप्शन बी केवल विलय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं, ऑप्शन सी ना तो विलायक और ना ही विलय अणुओं, ऑप्शन डी विलायक और विलय दोनों अणुओं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, चयनित जो परागम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें केवल विलायक अणुओं और परंतु जो विलय अणुओं को
प्रवेश की अनुमति नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विलयन जो होता है, ठीक है, विलयन जो होता है यह दो भाग होते हैं, दो प्रकार के, एक होगा विलायक और एक होगा विलय, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो अर्ध परागमय जो झिल्लियां होती हैं ये एक प्रकार की जैविक झिल्ली है जो विलायकों को अपने से पार होने देती है, विलय को रोक लेती है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का विखंडन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेप्सिन जो है यह क्या करता है, तो यह प्रोटीन का विखंडन करता है, तोड़ देता है। ठीक है, और लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है किसका पाचन करता है, तो ये वसा का यानी फैट का पाचन करता है। टाइलिन जो है यह किसका पाचन करता है, तो यह स्टार्च का पाचन करता है। किसका, तो स्टार्च का पाचन करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो इमाइलेज है ये भी क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, इतना आप लोग को पता होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।